मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भो मा ते संगोऽस्तविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया वो फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरी बेटी को? एक मिनट, मैं देख। तुमने हमारे साथ धोखा किया। क्या हुआ धर्मा? ये पूछ कि क्या नहीं हुआ। तुम्हारी बेटी शादी से पहले मां बनने वाली नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। ये हो चुका है। नहीं। ये तो भगवान का शुक्र है कि हमें वक्त से पहले पता चल चुका, वरना हम समाज में किसी का मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। बेटे चल, इस लड़की से, इस घर से हमारा कोई संबंध नहीं। चलो अब यहाँ से, चलो दोस्तों। मत जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। हो चुका है, इसका मैं क्या कर सकता? मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। धर्मा रुक जाओ। उसके बाद मेरे माँ बाप ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं एक बार रविंद्र से मिलने भी गई थी कि वो मेरी सारी गलतियों को माफ करके मुझे अपना ले, मगर ऐसा नहीं हुआ। मैं दर बदर की ठोकर खाने लगी। हर दिन हर रात मेरे लिए पहाड़ जैसा था। फिर मैंने इस बच्चे को जन्म दिया। अनिल, अपना और इस बच्चे का पेट पालने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। दुनिया की हर जिल्लत मैंने सहन की, हर अपमान मैंने सहा, लेकिन इसके बावजूद मैंने तुम्हें कभी याद नहीं किया, क्योंकि अपनी इस बर्बादी का जिम्मेदार मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं था। मैं टूट चुकी थी अनिल, मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। फिर एक दिन अखबार में मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी। पता चला कि तुम मेडिकल कॉन्फ्रेंस के लिए गए थे। उस तस्वीर को देखकर मेरी पुरानी यादें फिर से ताजा हो गई। मैं तुम्हारी तलाश में निकल पड़ी और इस शहर में आकर मुझे पता चला कि तुम्हारी प्रैक्टिस काफी अच्छी चल रही है, और साथ साथ ये भी पता चला कि तुम इस शहर के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर मोदी की बीमार लड़की से शादी करने वाले हो। डॉक्टर अनिल, तुम एक डॉक्टर हो, और डॉक्टर एक मसीहा होता है। वो जिंदगी देता है, जिंदगी लेता नहीं। तो तुम क्या चाहती हो? वेल अनिल, मैं तो कुछ नहीं चाहती हूँ। मैं तो कुछ भी नहीं चाहती हूँ। मैं तो तुमसे शादी भी नहीं करना चाहती हूँ। मैं तो ये भी नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारे मिस्टर मोदी के साथ कोई भी रिलेशनशिप खराब हो। तो आखिरकार तुम चाह क्या रही हो? अनिल, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम मेरे और मेरे बच्चे के इंतजाम के लिए कुछ ऐसा इंतजाम करो कि हमें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। एक काम करो,
तुम हर महीने मुझे 50,000 रुपए देते रहो। 50,000 रुपए महीना? हाँ, कम है। वैसे एक और रास्ता है मिस्टर अनिल, तुम मुझे एक साथ 50 लाख रुपए दे दो। नहीं नहीं नहीं, मैं ये रकम लेके इस बच्चे को लेके हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से दूर चली जाऊंगी। ये नामुमकिन है। This is impossible। कुछ भी नामुमकिन नहीं है मिस्टर अनिल। और वैसे भी तुम तो मोदी साहब के होने वाले दामाद हो, उसकी बेटी के होने वाले पति हो। तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तुम तो जब चाहो मीना से पैसे ले सकते हो, तो आंख बंद करके तुम्हें दे सकती है यार। और अगर मैं तुम्हें ये रकम ना दूं तो तो ये राज सारी दुनिया के सामने खुल जाएगा, और जब ये बात मीना को पता चलेगी तो वो तुम्हें ठुकरा देगी, और जब मिस्टर मोदी को भी इस बात का पता चलेगा तो वो भी यही चाहेंगे जो उनकी बेटी चाहेगी। सिंपल। डॉक्टर अनिल, जो जिंदगी के तुम हसीन ख्वाब देख रहे हो ना, वो शीशे की तरह चकनाचूर हो जाएंगे, और जो इज्जत की जिंदगी तुम गुजार रहे हो ना, उस पर ऐसा दाग लग जाएगा कि तुम जिंदगी भर उसे धो नहीं पाओगे। तो तुम मुझको ब्लैकमेल कर रही हो? नहीं अनिल, इसे ब्लैकमेल नहीं कहते, इसे ब्लैकमेल नहीं कहते, ये तो मेरी मजबूरी है। देखो देखो, जितने दुख, जितने अपमान, जितनी जिल्लत मैंने सही है, उसकी मैं कीमत नहीं मांग रही हूँ। ये तो मेरा हक है, मेरा अपना अधिकार है। प्लीज इसे ब्लैकमेल करके गाली मत दो मिस्टर अनिल। मैं शायद गलत कमरे में आ गया। डॉक्टर अनिल, आप यहाँ? हाँ, मैं। शायद आपकी पेशेंट होंगी। मैं दरअसल अपने दोस्त से मिलने आया था, शायद बाजू वाला रूम होगा। सॉरी। ऑल द बेस्ट डॉक्टर। अरे वाह, बहुत मशहूर हैं आप इस शहर में, बड़ी इज्जत है आपकी। होगी क्यों नहीं, करोड़पति ससुर के दामाद जो होने वाले हो। लेकिन अनिल, मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी भी तरीके से आपकी इज्जत पर आ जाए, इसलिए मैं कहती हूँ मेरी बात मान जाओ। मैं तुम्हें अच्छी तरह से पहचान गया हूं। तुम हद दर्जे की नीच और गिरी हुई औरत हो। लेकिन एक बात समझ लो तुम, मैं तुमको ये पैसे किसी कीमत पे नहीं दूंगा। अरे अनिल अनिल, गुस्से में किया गया हर फैसला अक्सर गलत होता है, इसलिए मैं कहती हूँ कि तुम ठंडे दिमाग से इस बात को जरा सोचो। सोचो, मैं तुम्हें सिर्फ 8 दिन की मोहलत देती हूँ, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 8 दिन के पैसे हैं इस होटल का बिल पे करने के लिए। उसके बाद मुझे वही करना पड़ेगा जो मैं नहीं चाहती। हाँ, इसमें मेरी बर्बादी जरूर है, लेकिन मैं तुम्हें आबाद भी नहीं होने दूंगी। सोच लो तुम। हेलो अनिल, मैं मीना बोल रही हूँ। हाँ मीना, कहो क्या बात है? तुम गए थे उस मरीज को देखने? हाँ, मैं गया था। तो कैसी है अब उसकी तबीयत? उसकी तबीयत ठीक है अब। तुमने इतनी रात को क्यों फोन किया? तुम परेशान से थे ना, इसलिए मुझे भी नींद नहीं आ रही। नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ। तो फिर अब तक सोए क्यों नहीं? मीना, मैं सोने ही जा रहा था। अनिल, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, तुमने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया। ओके, गुड नाइट।
गुड नाइट मीना। प्रगति। त्रिपाठी जी, आप ही मुझे बताइए ये डिजाइन आपको कैसी लगी? वाह, बड़ा खूबसूरत डिजाइन है। प्रगति, भगवान ने जितना सुंदर दिल दिया है तुमको, उतने सुंदर डिजाइन बनाती हो तुम। मन प्रसन्न हो गया डिजाइन देखकर। ये मुंह देखे की तारीफ तो नहीं है? नहीं प्रगति, ये मुंह देखे की नहीं, मैं दिल से कह रहा हूँ। इसका मतलब है लोगों को भी पसंद आएगा? क्यों नहीं आएगा, जरूर आएगा। प्रगति, वो कंसाइनमेंट तैयार है मार्केट में भेजने के लिए। मुझे पूरा विश्वास है कि इस कंसाइनमेंट को लोग बहुत पसंद करेंगे। तुम्हारे इस विश्वास की वजह है प्रगति तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी लगन। मैं दावे से कह सकता हूँ, जैसे माल मार्केट में जाएगा लोग इसे बेहद पसंद करेंगे। प्रगति, मैं माल भिजवा दूं मार्केट में? हाँ जी, लेकिन इससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप 10% अलग निकाल कर रख देंगे। 10% अलग निकाल कर? ग्राहकों के लिए? ग्राहकों के लिए नहीं, ऐसा समझ लीजिए सही हकदारों के लिए। सही हकदार? मैं कुछ समझा नहीं प्रगति। त्रिपाठी जी, मैं समझती हूँ कि इन कपड़ों के सही हकदार हैं वो गरीब लोग जो इन कपड़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते। त्रिपाठी जी, एक समय था जब मेरे पास कुछ नहीं था। मैं गरीब माँ बाप की बेटी हूँ। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी और दुकानों में रंग बिरंगे कपड़े और नए नए डिजाइन के लिबास देखती थी तो मेरा मन ललचाता था कि क्या मैं इन कपड़ों को कभी अफोर्ड कर पाऊंगी। और ये दिल की बात बस दिल में ही रह जाती थी। और अब मैं समझती हूँ कि आज भी मेरे जैसी कई लड़कियां हैं जो अपने दिल में ये हसरत रखती हैं अच्छे कपड़े पहनने की, लेकिन उनके पास साधन नहीं होते। गरीबों के अरमान होते हैं, लेकिन अरमान पूरा करने का सामान नहीं होता। इसलिए मैं चाहती हूं कि ये 10% उनके अरमानों को मैं भेंट कर दूं। दिल भरा है तुम्हारी बात सुनकर। कितना दर्द भरा है तुम्हारे दिल में दूसरों के लिए। प्रगति, सुख में तो सभी साथ देते हैं, मगर जो इंसान दुख में साथ देता है वो इंसान नहीं, देवता कहलाता है। बड़ा नेक काम कर रही हो तुम। अपने लिए तो सभी आंसू बहाते हैं, पर जो आंसू दूसरों के लिए टपकता है वो आंसू नहीं, मोती बन जाता है। प्रगति, औरतें समाज का सबसे दबा हुआ तबका है। जो काम तुम दूसरी औरतों की भलाई के लिए कर रही हो, अगर वो बात दूसरी औरतें समझ जाएं, तो मैं विश्वास से कह सकता हूं कि समाज में औरतों का असली मुकाम मिल जाएगा। मैं वादा करता हूं प्रगति, अपने मरते दम तक तुम्हारे इस नेक काम में तुम्हारा साथ दूंगा। थैंक यू त्रिपाठी जी। और मैं चाहती हूँ कि हर कंसाइनमेंट में से आप इस तरह 10% निकाल कर अलग रख देंगे। जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। ओके? थैंक यू। हेलो विनोद साहब, मार्केट में आजकल बस पीसी के डिजाइन का बोलबाला है। आपके माल को तो मात दिया है उस माल ने। विनोद साहब, आपके माल से 100% बेहतर माल है पीसी का माल। विनोद साहब, आपका माल इतना अच्छा नहीं है, पीसी का माल बहुत ही अच्छा है। एक्सक्यूज मी सर। क्या है? सर वो आपसे, सर आप ठीक तो हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर मिस्टर धवन आपसे मिलना चाहते हैं। मिस्टर धवन? सर मुझसे कोई गलती हुई? नहीं,
तुमसे कोई भी गलती नहीं हुई मनाली। तो फिर आप मुझसे नाराज क्यों हो? मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। मेरी नाराजगी की वजह है और कोई। सॉरी। इट्स ओके। मैंने किसी और का गुस्सा तुम पर निकाल दिया। जाओ ना, अंदर भेज दो। राइट अवे सर, थैंक यू। नमस्ते विनोद साहब। आइए धवन साहब, बैठिए। थैंक्स। मार्केट में ये हल्ला सुन रहे हैं आप? कैसा हल्ला? अरे साहब, जिधर देखिए पीसी का माल, जिधर देखिए पीसी का माल। ऐसा दबदबा पैदा किया उसने कि उसमें हमारा माल बिल्कुल दब के रह गया है। मुझे समझ में नहीं आता कि पीसी पैदा कहां से हो गया। आखिर वो है क्या चीज? धवन साहब, पीसी यानी प्रगति क्रिएशंस। प्रगति क्रिएशंस। मगर ये अचानक उसकी शोहरत में इतना उबाल कहां से आ गया? मार्केट में सब हमारे माल के साथ उसका मुकाबला कर रहे हैं और उसके मुकाबले में हमारा माल 19 ही नहीं बिल्कुल दब के रह गया है। धवन साहब, हमसे मुकाबला करके उसने शेर की गुफा में सर दिया है अपना। मगर उसका तोड़ क्या है हमारे पास? उसकी बात का जवाब तो देना ही पड़ेगा। इसका मुंह तोड़ जवाब देना होगा हमें। और वो जवाब क्या होगा? सुनिए। That's a great idea. I like it. क्या बात है बाबूजी, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। लगता है विनोद, हमारे खिलाफ बहुत गहरी साजिश रची जा रही है। इतना बड़ा मार्केट है, लेकिन हर आदमी हम ही से मुकाबला कर रहा है। ये उसके बदले का तरीका है। वो हमें बर्बाद करना चाहती है। बाबूजी, मैंने अब की बार ऐसी तरकीब सोची उसे बर्बाद करने की, चाल नहीं जाएगी। विनोद, दुश्मन की चाल पर तुम्हारी क्या चाल है? बाबूजी, मैंने धवन को सब कुछ समझा दिया है। भाई मुझे भी तो समझा दो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम गुस्से में अपना ही नुकसान कर बैठो। नहीं बाबूजी, मैं बिजनेस का बहुत बड़ा पुराना खिलाड़ी हूं। मैं अब उसकी चाल अच्छी तरह से समझ गया हूं। वो शायद अपनी माल की तारीफ सुनकर बहुत खुश हो रही होगी बाबूजी, मगर शायद वो भूल गई है कि बहुत जल्द उसका ये माल तारीफ के काबिल नहीं, धिक्कार के काबिल रह जाएगा। विनोद, एक बात याद रखना, इस खेल में प्रगति अकेली नहीं है। उसने अपने इर्द गिर्द बड़े दिमाग वाले लोग इकट्ठा कर रखे हैं। वो पैसे वाले भी हैं और हैसियत में हमारे बराबर के हैं, और वो सारे के सारे हमारे दुश्मन भी हैं। बाबूजी, उसे बहुत ज्यादा भरोसा हो गया है अपनी कामयाबी पर। वो हद से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गई है बाबूजी, मगर मेरी इस चाल से उसका घमंड मैं चूर चूर कर दूंगा बाबूजी। आप देखिएगा कि मैं उसे किस तरह आसमान से जमीन पर गिराता हूं। मैंने धवन को भेजा उसके पास बाबूजी। धवन क्या करेगा? बाबूजी, धवन वो करेगा
जो मैं चाहूंगा। विनोद बेटे, तुम जो भी करना चाहते हो उसके लिए मैं तुम्हें रोकूंगा तो नहीं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि प्रगति को कमजोर मत समझना। हमने जितनी लगता था हमारी खुशियां हमेशा हमारे साथ ही रहेंगी। मैं सोचता था कि जैसे ही हमारी पढ़ाई खत्म होगी मैं तुम्हें अपने डैडी से मिलवाऊंगा और कहूंगा ये है पिंकी, मेरी पसंद है। मगर विक्रांत, ये कि सच कहूं तो मैं भी ऐसे ही सोचती थी। पिंकी, न जाने किसकी नजर लग गई हमारी खुशियों को। अब तो मैं यही सोचता हूं कि ये रिश्ता तो टूटेगा नहीं, कभी नहीं टूट सकता। चाहे पापा मेरी जान भी ले लें तो भी मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। फैसला तो मैं भी नहीं बदलूंगी। मगर दुख जिंदगी भर यही रहेगा कि हम अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद हासिल ना कर सके। विक्रांत, शायद मेरे साथ ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्या तुम्हारे डैडी मुझे खुशी से एक्सेप्ट कर लेंगे? उन्हें करना पड़ेगा। वो कैसे? विक्रांत, हमारे घर में एक सोल है, एक आत्मा है, जिसकी छाया ने हमारे घर को बर्बाद होने से बचाया है। और यूं समझ लो कि मुझे भी उसका आशीर्वाद प्राप्त है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।